सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग अपनी इस ऑनलाइन की अंतिम क्लास में ध्वनि के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आप लोगों को स्मरण हो कि इस ध्वनि के विषय में हम लोग विस्तृत अध्ययन इस ऑनलाइन क्लास में भी कर चुके हैं। आज पुनः हम लोग अपने इस 5वें बिंदु के अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, ध्वनि का अध्ययन करने से पहले हम ये जान लें कि सामान्य रूप में ध्वनि क्या होती है। वैसे तो आम जो बोलचाल की भाषा में जो ध्वनि होती है ना, जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उसे हम ध्वनि के नाम से जानते हैं। लेकिन हम एक सामान्य अर्थ इसका देखते हैं तो जो व्युत्पत्ति सूत्र के अनुसार किसी भी प्रकार के कोलाहल है ना, शोर और प्रतिध्वनि को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो एक प्रकार का समान अर्थ जो सामने आया, ये व्युत्पत्ति सूत्र के अनुसार ही मतलब सामने आया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सामान्य रूप में मानव के मुख से जो वायु निःसृत होती है और जो कि शब्दों के द्वारा उत्पन्न होती है, उसे हम ध्वनि जानते हैं। अर्थात सामान्य रूप में ध्वनि वह है जो मानव के मुख से वायु निःसृत होती है और वो वायु किसी न किसी शब्द के द्वारा उत्पन्न होती है, उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि वह कोलाहल है या वो प्रतिध्वनि है जिसका प्रयोग मानव बोलचाल की भाषा में अपने दैनिक जीवन में करता है और लेखन में इसी ध्वनि का प्रयोग वो लिपि चिन्हों के माध्यम से करता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये ध्वनि का एक सामान्य अर्थ था जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं ध्वनि के प्रकार पे। ठीक है, कि ये जो ध्वनि है कितने प्रकार की है, ध्वनि के भेद कितने हैं, ध्वनि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपको विद्यार्थी स्मरण हो रहा होगा, ध्यान आ रहा होगा कि इसके बारे में हम लोगों ने भी अध्ययन किया था अपनी ऑनलाइन क्लास में। तो जो हमारा ध्वनि का जो वर्गीकरण है, जो हमारे ध्वनि के प्रकार हैं भाषा में, वो 2 प्रकार के हैं, है ना। यानी कि कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हमारी भाषा की जो संपूर्ण ध्वनि इन 2 भागों में विभाजित है। अब विद्यार्थियों, हम ये बात करते हैं कि स्वर और व्यंजन क्या हैं। ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वर हमारे आ, ई, ऊ, री, ली, ये सभी हमारे स्वर हैं, ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों में। ठीक है, यानी छोटे और बड़े। इसी प्रकार से इनके अलावा जो भी वर्ण हमारे हैं, यानी कि का से लेके ज्ञा तक, वो सभी हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। तो इस प्रकार से ये स्वर और व्यंजन 2 रूप में हमारे जो वर्गीकरण किसके हैं? ध्वनि के। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कि ये जो स्वर और व्यंजन का जो वर्गीकरण हुआ है, ठीक है, विशेष रूप से जो व्यंजन का वर्गीकरण है पूरे का से ज्ञा तक, इनको किस तरह से समाहित किया गया है। तो इनको विद्यार्थियों 5 वर्गों में आबद्ध किया गया है। ठीक है, इन जो व्यंजन हमारे हैं, इनको 5 वर्गों में जो है आबद्ध किया गया है, यानी सूत्रबद्ध किया गया है। और वो जो हमारे 5 वर्ग हैं, वो का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, आप जानते हैं, इन नामों से जो है विख्यात हैं। इन सभी वर्गों की सबसे बड़ी खूबी या विशेषता ये है कि इन सभी वर्गों में, यानी प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण समाहित हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वो अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, आपको विद्यार्थियों ध्यान आ रहा होगा, जैसे का वर्ग, ठीक है, टा वर्ग, चा वर्ग। का वर्ग का अगर आप उच्चारण करके देखिए तो आप पाएंगे कि का, खा, गा, घा, अंगा, जो 5वां वर्ग हमारा क्या हो गया? अनुनासिक हो गया, है ना। चा वर्ग में देख लीजिए, चा, छा, जा, जा, इया, तो क्या हो गया? अनुनासिक हो गया, आदि आदि। तो इस प्रकार जो हमारी जो ध्वनि के जो प्रकार थे स्वर व्यंजनों में, वो व्यंजन भी पुनः 5 वर्गों में जो हैं वो आबद्ध हो गए और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण समाहित हो गए, जिसमें कि अंतिम वर्ण हमारा अनुनासिक हो गया।
अब विद्यार्थियों, आप जो है गौर करने वाली बात है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमारे इन 5 वर्गों में जो वर्ण समाहित हुए, उनके अतिरिक्त अभी हमारे कुछ व्यंजन के वर्ण अभी भी शेष रह गए हैं। उनका क्या स्थान है? तो विद्यार्थियों, जो हमारे व्यंजन है ना के वर्ण जो इन वर्गों में समाहित नहीं हो पाए हैं, उन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन, है ना, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों में आबद्ध किया गया, सूत्रबद्ध किया गया है। ठीक है, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन हमारे यारा लावा, आप जानते हैं भली भांति। ठीक है, ऊष्म व्यंजन हमारे श स सा हा। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संयुक्त रूप से इनका निर्माण हुआ होगा, मतलब कि ये व्यक्तिगत अकेले निर्मित नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन क्या, बहुत आंतरिक रूप से अंदर से जिनका हम उच्चारण करते हैं वो व्यंजन आप उच्चारण करके देखिए। ऊष्म व्यंजन विद्यार्थियों, जैसे शा सा सा है, इनको ऊष्म क्यों कहा गया? नाम ही बता रहा है कि इनमें कुछ गर्मी का, इनके उच्चारण जब आप करिए तो एक उष्मा सी निश्रित होती है ना, गर्मी का एहसास होता है। जैसे कि आप अपनी इनका आप उच्चारण करके देखिए ऊष्म व्यंजनों का, और हथेली अपने मुंह के सामने रख के देखिए विद्यार्थियों, तो आपको यह आभास होगा कि आपको हथेली पे कुछ गर्माहट सी महसूस हो रही है। तो इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाए। संयुक्त व्यंजन जैसे आपके छत्रज्ञा। अब छाक आप जानते हैं, छाक का निर्माण कैसे हुआ? का और शा से हुआ। यानी कि इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलके इसका जो है इस वर्ण को क्या है, इस वर्ण का सृजन किया। ठीक है, तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने ये देखा कि ये जो हमारे ध्वनियाँ थी, ये 2 प्रकार की थी, और 2 प्रकारों में कह देने से मात्र से ही इनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। इनके जो 2 प्रकार हैं उनके अंतर्गत किस किस प्रकार से वर्णों का संयोजन या समायोजन किया गया है। अब विद्यार्थियों, हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे स्वर और व्यंजन, जो 2 ध्वनि के मुख्य प्रकार हैं, इनकी क्या विशेषता है ना, कैसे ये एक दूसरे से भिन्न है, स्वर स्वर क्यों है, व्यंजन व्यंजन क्यों है, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं, स्वर सदैव अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनको अपने उच्चारण में या लेखन में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं होती अन्य वर्णों की। ठीक है, तो ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक, जैसे कि एक उदाहरण से हम आपको इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे कि मैंने उच्चारण किया आ वर्ण का मैंने उच्चारण किया, तो आपको आ सुनाई पड़ा स्पष्ट रूप से, है ना, यानी कि आ है तो आ ही सुनाई पड़ा, आ का ही अनुमान आभास हो रहा है। ठीक है, आप कुछ भी बोल लीजिए ई, तो ई ही की ध्वनि आपके कानों में जा रही है। ई अपने आप में यानी कि संपूर्ण है। ऊ, इसी तरह से ऊ भी जो है स्वर हमारा अपने आप में संपूर्ण और स्वतंत्र है। जबकि विद्यार्थियों, व्यंजन के बारे में आप ये गौर कीजिए कि व्यंजन जो है अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, है ना, ये क्या है, स्वर पे आश्रित है, मतलब इनकी पहचान स्वरों से है। ठीक है, जैसे कि आप एक उदाहरण से देखिए इसको। जैसे कि कोई भी स्वर का आप उच्चारण कीजिए। जैसे मैंने कहा का, तो विद्यार्थियों गौर करने वाली बात है, का के बाद आप जो ध्वनि आपको सुनाई पड़ रही वो क्या है, आ की सुनाई पड़ रही है, यानी कि आ क्या है, स्वर है। इसी प्रकार से आप कहिए पा, कौन सी ध्वनि बाद में आ रही है, आ। ठीक है, आपने कहा सा, ठीक है, तो आपको कौन सी ध्वनि आई, आ की। आपने ना पे ई की मात्रा, आपने कहा नी, ई की ध्वनि आ रही है। तो आपको ये स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि व्यंजन जो है सदैव स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं, यानी कि ये अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले नहीं होते हैं। तो इसी को पतंजलि महोदय ने कहा कि स्वर वो हैं जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन क्या है, व्यंजन वो हैं जो स्वरों का अनुसरण करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने ये जाना कि ध्वनि क्या है ना, ध्वनि का कार्य क्या है,
कैसे सामान्य रूप में ध्वनि क्या है, व्युत्पत्ति सूत्र के अनुसार ध्वनि क्या है, और ध्वनि के प्रकार क्या क्या हैं, और ध्वनि के प्रकारों में कौन कौन से वर्ण और चीज़ें हमारी समाहित हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ ये सभी तथ्य आपको क्लियर हुए होंगे, पुनः आपको भली भांति समझ में आए होंगे। तो विद्यार्थियों, अब अंत में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरा कुछ आपके लिए संदेश है कि आप लोग सर्वप्रथम तो अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, साथ में घर वालों का भी ख्याल रखिए, और आप अपने घर, जहाँ तक पढ़ाई की बात है, आप अपने घर में एक घर की समय सारणी बना लीजिए, ठीक है। ये मैंने इसलिए कहा कि विद्यार्थियों, आप लोग 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के ऊपर अभी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी अभी आप लोग दोहरी जो है जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि अभी आपने 3rd सेमेस्टर भी पूरा पढ़ रखा है, 3rd सेमेस्टर के अभी आपके एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, 4th सेमेस्टर का कोर्स आपका ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आपके पर जो है इस समय दोहरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप एक 3rd सेमेस्टर का अपना समय सारणी बनाइए, एक 4th सेमेस्टर की बनाइए, जिसमें सभी विषयों को आप थोड़ा थोड़ा सा स्थान दीजिए। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी आप जिससे कि 3rd सेम के भी टच में बराबर रहें। अभी आप 4th सेम की क्लासेस लगातार अटेंड कर रहे हैं, तो 4th सेम का कंसेप्ट आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। और अभी जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो जब भी होगा तो आपका पहले 3rd सेम का एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए आप 3rd सेम के टच में विद्यार्थियों बराबर रहेंगे, ठीक है। वैसे तो आप सब लोग स्वयं बहुत समझदार हैं, लेकिन अगर आपको ये मेरा जो है सुझाव कुछ ठीक लगे तो आप ऐसे ही आप इस पर अमल कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, आप लोग इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, और आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप लोग पढ़ाई के टच में रहिएगा, आप लोग सुरक्षित रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।